वाईटी जय श्री राम में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं सत्यभामा। ये एक मूवी जांबाज महिला एसपी सत्य की कहानी को दिखाएगी, जिसके हाथ एक ऐसा केस लगता है जिसमें सभी उसके अपोजिट हो जाते हैं, सभी उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। तो वो कैसे उस केस में विक्टिम को न्याय दिलाएगी, आइए देखते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं सत्या को, जो कि सिविल ड्रेस में ट्रेन में बैठी हुई होती है। हालांकि आजकल काफी न्यूज फैल रही होती है कि पब्लिक प्लेसेस से लड़कियों के नाम और आईडी वगैरह की फोटो खींचने के बाद उन्हें गलत तरीके से एडिट करके लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता है, और इसी का पर्दाफाश करने सत्या भी लोकल ट्रेन में बैठी होती है। तभी एक लड़का उसकी आईडी और उसकी फोटो खींचने की कोशिश करता है। सत्या उसको देख लेती है और ये देखकर वो लड़का अपनी जान बचाकर वहां से भागना शुरू कर देता है। सत्या तुरंत अपने हैकर फॉक्सी को कॉल करती है और उन सारे इलाके से के सीसीटीवी को हैक करने की कहती है, जहां से वो लड़का गुजर रहा होगा, ताकि उसके जरिए वो उस लड़के के अड्डे तक पहुंच जाए। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो लड़का पुलिस से बचकर सीधे अपने अड्डे पर आ जाता है, जहां लड़की की फोटो एडिट करने का काम चल रहा होता है। तभी सत्या अपने साथियों के साथ वहां पर धावा बोलकर सभी को रंगे हाथों पकड़ लेती है। अब सत्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देश की सभी महिलाओं को शी टीम नाम के एक ऐप के बारे में बताती है, जिसे सत्या की टीम ने मिलकर बनाया है। उस ऐप के जरिए अगर कोई भी लड़की किसी भी मुसीबत में हो तो तुरंत वहां मदद के लिए पुलिस को बुला सकती है। और आप देखते ही देखते वो ऐप देश भर की लड़कियों तक पहुंच जाता है, जहां सभी अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए उस ऐप को डाउनलोड कर लेती है। अगले सीन में हसीना नाम की एक लड़की सत्या के पास अपनी शिकायत लेकर आती है कि उसके घर से भागकर येदू नाम के एक टैटू आर्टिस्ट से शादी की थी, लेकिन अब येदू ने अपनी असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो डेली दूसरी लड़की को लाकर उसके साथ टाइम बिताता था। वो आगे बताती है कि येदू से डाइवोर्स की बात भी की थी, लेकिन वो मुझे डाइवोर्स देने को तैयार ही नहीं है। वहीं सत्या को हसीना के शरीर पर काफी चोट के निशान दिखाई देते हैं, जिसे जाहिर है येदू ने मार मार के दिए होंगे हसीना को। ये देखकर सत्या तुरंत येदू को फोन लगाती है, उसे धमकाते हुए कहती है कि अगर दोबारा तुमने हसीने को परेशान करने की कोशिश की तो सीधे हवालात में आ जाओगे। ये सुनकर तो येदू भी काफी गुस्सा हो जाता है। सत्या वहां पर हसीना को अपना नंबर देकर कहती है कि अगर कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो सीधे मुझे कॉल कर देना, बिना सोचे समझे मैं तुरंत वहां पर आ जाऊंगी। सत्या वहां से अपने घर पर आ जाती है, जहां आज अमर नाम के एक लेखक के साथ उसकी शादी है। लेकिन अपनी ही शादी में वह इतना लेट पहुंचती है कि सारे मेहमान अपने घर जा चुके होते हैं, लेकिन अमर को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो हर हाल में सत्य का साथ निभाने वालों में से एक था, इसलिए वो अपने परिवार को समझा बुझाकर सत्य के साथ शादी के बंधन में बंध जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद सत्या जब अपना फोन चेक करती है तो उसे पता चलता है कि हसीना ने करीब उसे 14 बार कॉल किए थे। ये देखकर वो तुरंत हसीना को कॉल लगाकर उसके घर जाने के लिए निकल जाती है, जहां रास्ते में हसीना से बातें भी कर रही होती है। हसीना बताती है कि ये दो गुस्से में घर आया था और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। मैंने दरवाजा बंद किया हुआ है, आप जल्दी से यहाँ पर आ जाओ वरना वो मुझको मार डालेगा। सत्या भी कहती है कि घबराओ मत, मैं तुरंत वहां पर पहुंच रही हूँ। लेकिन तभी दरवाजा तोड़कर येदू अंदर आ जाता है, और अंदर आने के बाद वो हसीना को बहुत ही बुरी तरीके से मारना शुरू कर देता है। कहता है कि आखिर तुम्हें हिम्मत कैसे भी पुलिस को बताने की। कुछ देर के बाद सत्या हसीना के घर पर आ जाती है, और वहां आने से पहले ही येदू हसीना के गले पर चाकू रखे हुए दिखाई देता है। सत्या उसको हटाने की भी काफी कोशिश करती है, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनता और सत्या के सामने वह हसीना के चाकू को मार देता है। और सत्या येदू पर गोलियां चलाने की कोशिश करती है ताकि वह उसको रोक पाए, पर तभी भी वो येदू वहां से भाग जाता है। सत्या हसीना के पास जाती है और जो बेचारी अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है, वो कहती है मेरे छोटे भाई इकबाल का ख्याल रखना। माँ के गुजर जाने के बाद मैं उसके लिए सब कुछ थी। इतना कहकर दोस्तों वो अपना दम तोड़ देती है। ये देखकर सत्या को काफी बुरा लगता है कि मैंने उसके कॉल्स पहले क्यों नहीं देखे। वैसे दोस्तों उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, तो लेकिन वो हसीना को बचा नहीं पाई। अगले दिन सत्या हसीना के जनाजे में जाती है, जहाँ पर इकबाल सत्या को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि सत्या ने उसकी बहन से वादा किया था कि वो उसकी रक्षा करेगी। लेकिन जब वो उसको बचा नहीं पाई एंड वो अपना गुस्सा दिखाने के लिए सत्या को हसीना के फोन से कॉल भी करता है कि मेरी बहन ने तुम्हें 14 बार कॉल किया, अगर पहली बार कॉल में उठा ली होती तो आज मेरी बहन जिंदा होती। एंड ये देखकर सत्या को भी काफी बुरा लगता है कि शायद मेरी गलती थी जिससे बेचारी हसीना की जान चली गई। अब पब्लिक प्लेस से फायरिंग करने के आरोप में सत्या के से उसकी गन भी छीन ली गई थी। उसे तो सस्पेंड भी किया जा सकता था, लेकिन सत्या के सीनियर ऑफिसर जोसेफ के कहने पर सस्पेंशन को रोक दिया था। उसके बाद सत्या येदू की तलाश करना शुरू कर देती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। साथ ही इकबाल को भी भरोसा दिलाने की कोशिश करती है कि उसका गुस्सा शांत हो जाए, कि तुम्हारी बहन को इंसाफ दिलाऊंगी। का भरोसा उस पर से उड़ जाता है। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि कभी भी उसकी बहन को इंसाफ मिलेगा। अब हसीना के केस पर काम करते करते सत्या अपनी फैमिली पर ध्यान नहीं दे पा रही होती है। काफी दिन गुजर जाते हैं शादी के, लेकिन अभी तक सत्या अपने परिवार को कोई खुशखबरी नहीं दी होती। डॉक्टर का कहना होता है कि सत्या टेंशन और एंजाइटी का शिकार है, जिस वजह से वह खुद पर ध्यान नहीं दे पा रही है। कुछ दिनों का आराम रहेगा, तब जाकर वो
ठीक हो पाएगी। लेकिन दोस्तों, हम तो जानते ही हैं कि पुलिस का काम तो आराम वाला होता ही नहीं है, इसलिए मजबूरन सत्या को वो काम करना ही पड़ रहा है। अगले सीन में जोसेफ सत्या को शी टीम से हटाकर क्राइम टीम में शामिल कर देता है और अब से शी टीम के सभी से कैसे दूसरे ऑफिसर संभालेंगे। इस वजह से सत्या के हाथ से हसीना वाला केस निकल जाता है, लेकिन फिर भी वैसे इस केस को छोड़ने वाली नहीं थी। नहीं, वे अपने दोस्त राजू को, वो अंडर कवर ऑफिसर होता है, उसके साथ मिलकर यदु के तलाश को जारी रखती है और तलाश उसे लड़की तक पहुंचा भी देती है जिसके साथ यदु का चक्कर पहले रह चुका है। वहां आने के बाद सत्य को पता चलता है कि यह तो एक नंबर का चीटर आदमी है। उसने उस लड़की को भी धोखा दिया था और उसके साथ न जाने वह कितनी लड़कियों को धोखा दे रहा था। अब बेचारी सत्या हसीना के केस से तो परेशान थी ही, तब उसे खबर मिलती है कि इकबाल भी लापता हो चुका है। कल शाम से वह घर पर नहीं आया। ये केस प्रसाद नाम के पुलिस ऑफिसर के हवाले होता है, पर तब पे सत्या इसे लेने की कोशिश करती रहती है। लेकिन डीएसपी आनंद राव सत्या से कहता है कि जो प्रोटोकॉल बना हुआ है उसे ही फॉलो करो, दूसरे का केस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी सत्या इस केस को छोड़ना नहीं चाहती थी। वो अलग से इस केस पर काम करना शुरू कर देती है, क्योंकि हसीना को ना बचाने का दुख उसे अभी भी था और अब तो इकबाल भी लापता है, तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। अगली सीन में सत्या इकबाल के कॉलेज आती है और यहाँ के सीसीटीवी उसको पता चलता है कि आखिरी बार इकबाल को यहीं पर देखा गया था। लेकिन पॉक्सी बताता है कि सीसीटीवी के फुटेज से छेड़छाड़ की गई है, कुछ पार्ट्स के तो कट भी किए गए हैं। इसलिए पॉक्सी आसपास की बिल्डिंग के सीसीटीवी को चेक करता है और चेक करने के बाद उन्हें पता चलता है कि एक सीधे बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो एसपी का बेटा था। इसलिए वह पहले उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने लग जाती है ताकि उसको रिमांड में ले सके। अब सत्या वहां से इकबाल के घर आती है, जहां उस पर उसकी मुलाकात इकबाल के बचपन की दोस्त दिव्या से होती है। सत्या उसे कहती है, देखो मैं जानती हूँ तुम इकबाल की अच्छी दोस्त हो, लेकिन तुम्हारा ऋषि से क्या रिश्ता है उसके बारे में मैं तुमसे जानना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि जब इकबाल के पिता उसके लापता होने की खबर मुझे देने आए थे तो वहां तुम्हारे साथ ऋषि भी था, मौजूद था, मैंने खुद देखा था। दिव्या बताती है इकबाल और मैं एमबीबीएस के स्टूडेंट्स थे, पिछली क्लास से ही हम दोनों एक दूसरे से अच्छे दोस्त बने हुए थे। इकबाल पढ़ाई में जितना आगे है, लड़ाई झगड़े में उतना ही पीछे था, यहाँ तक कि उसे खुद का स्टैंड लेना भी नहीं आता था। साथ ही ऋषि से मेरी मुलाकात तब हुई जब वो हमारे ब्लड डोनेशन कैंप में आया था। कुछ दिनों के बाद बातों से ही हम दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। लेकिन एक दिन जब कॉलेज का लड़का रमेश मुझे परेशान कर रहा था, तब इकबाल ने उसको समझाया कि वो ऐसा ना करे, लेकिन रमेश ने उसकी एक नहीं सुनी और सीधा उसने मेरे हाथ पकड़ लिया। ये देखकर तो ऋषि को गुस्सा आ गया। उसने रमेश को तो मारा ही, साथ ही उसने इकबाल को भी बहुत मारा कि आखिर उसने रमेश को मुझे हाथ लगाने क्यों दिया। इकबाल थोड़ा कमजोर था तो वहां कुछ नहीं कर पाया। ये सारी बातें सुनकर सत्या को डाउट होने लगता है कि शायद ऋषि से ही इकबाल को रास्ते से हटाने के लिए उसका अपहरण किया हो, ताकि वो और दिव्या एक साथ हो पाए। अब तो इस बात का पता लगाने के लिए सत्या अपनी टीम के साथ ऋषि के ऑफिस पहुंच जाती है, जहां ऋषि एक गेमिंग कंपनी का मालिक है। उसने एक वर्चुअल दुनिया वाला गेम बनाया है जिसके अंदर दो रैंडम लोग खुद को अपनी पसंदीदा आईडी बनाकर खेल सकते हैं। बेसिकली एक प्लेयर होगा जो वीआर बुलाकर गेम में एंटर करेगा। गेम के अंदर मौजूद दूसरा प्लेयर पहले वाले प्लेयर के बारे में कुछ नहीं जान सकता था कि उसके सामने जो प्लेयर है वह असल में कौन है। यहाँ तक कि अगर गेम में कोई कैरेक्टर लड़की है तो यह कोई कंफर्म नहीं होगा असल में वो भी लड़की है या लड़का। अब तो गेम की जानकारी निकलने पर सत्या को पता चलता है कि ऋषि ने ही सबसे ज्यादा नेहा नाम की लड़की के साथ ये गेम खेला है और चैटिंग में नेहा के साथ साथ विजय नाम के किसी बंदे से भी बात की है। विजय के साथ हुई बातचीत में ऋषि की भेजी एक वॉइस रिकॉर्डिंग भी होती है। उसमें वह विजय से कह रहा होता है कि देखो विजय, मैंने इकबाल को तुम्हारी बताई हुई जगह पर छोड़ दिया है और मैं वहां से जा भी चुका हूँ, अब तुम देखो क्या करना है उसका। ये सुनकर तो सत्या समझ जाती कि ऋषि ने ही इकबाल का अपहरण किया है, इसलिए वो ऋषि को घसीटते हुए पुलिस स्टेशन लेकर आ जाती है। एसपी आनंद उसको रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि डीएसपी आनंद एसपी का चेला होता है और वह उसकी कही हुई सारी बातें मानता है। पर जोसेफ आनंद को फोन करके कहता है कि देखो आनंद, इकबाल का केस मैंने सत्या को दे दिया है तो कोई भी उसे परेशान करने की कोशिश नहीं करेगा, उसे उसका काम करने दो। यह सुनकर तो आनंद भी घबरा जाता है और अब सत्या पूरे एटीट्यूड के साथ ऋषि को पुलिस स्टेशन लेकर आ जाती है। पुलिस स्टेशन आने के बाद सत्या पर पूरे गुस्से के साथ ऋषि से पूछताछ करती है और इसी ऋषि के डर के मारे उसने सब कुछ उगल दिया था। वो बताता है कि एक दिन विजय नाम का बंदा मेरे साथ गेम में एंटर हुआ। उसने कहा कि वह एंटी टेरर स्क्वाड में है, यानी कि ऐसा पुलिस डिपार्टमेंट जो आतंकवादियों को पकड़ने का काम करती है। विजय ने मुझे बताया कि नेहा का कनेक्शन आतंकवादियों से है और वह जनवरी में कुछ बड़ा प्लान करने की कोशिश कर रही है। ये तो सुनकर मैं घबरा गया कि विजय ने मुझसे नेहा के सारे चैट्स डेटा मांगे। उन्हें चेक करने पर मुझे पता चला कि नेहा किसी एक गेमर से बहुत ज्यादा बातें करती है। उसने अख्तर नाम के आदमी से किसी को मिलने के लिए कहा। एंड में बहुत क्यूरियस हो जा चुका होता है आखिर वह कौन सा बंदा है जिससे अख्तर मिलने वाला है। इसलिए मैंने अख्तर को चुपके से पीछा करने शुरू किया और पीछा करने पर मुझे पता चला कि अनजान बंदा कोई और नहीं बल्कि इकबाल है।
मैं किसी आतंकवादी ग्रुप से मिला हुआ है। ये जानकर तो मैं एकदम घबरा गया और मैं सारी बातें समझ गया कि विजय सही कह रहा था। इसलिए विजय के कहने पर मैंने इकबाल का अपहरण कर लिया और उसे बेहोश करके विजय की बताई हुई जगह पर छोड़ दिया। लेकिन अब तभी उस होश में आकर उसने मेरा गला पकड़ लिया और इस सीधा साधा लड़का जिसे कभी लड़का लड़ना तक नहीं आता था, वह इस तरह से मेरा गला पकड़ेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। उसकी आंखों में मैंने जो गुस्सा देखा ना, उसको देखकर मुझे यकीन हो गया इकबाल अब पहले वाला नहीं रहा। इसलिए मजबूरन उसको धक्का देकर मैं वहां से भाग गया। मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये सारी बातें सुनकर तो सत्या भी हैरान रह जाती है। तुरंत ऋषि की बताई हुई जगह पर जाती है जहाँ उसने इकबाल को छोड़ा था। वहां आने के बाद उसे इकबाल की बहुत ही बुरी हालत में दिखाई देता है, क्योंकि जब ऋषि ने उसको धक्का दिया गया तो लकड़े का एक टुकड़ा उसके पेट में घुस गया होता है और घायल होने की वजह से वह कहीं भाग नहीं पाया। इसलिए तुरंत तो सत्या वहां पर एम्बुलेंस को बुलाती है। साथ ही जब इकबाल को उठाकर एम्बुलेंस में रखा जा रहा था, तब सत्या को उसके पास से हसीना का एक लॉकेट मिलता है जो आखिरी बार उस वैद्य के पास था। अब उससे इससे सत्या को लगता है कि शायद इसने उसका पीछा करके या तो इकबाल को फंसाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसने मेरे से चैलेंज किया था कि हिम्मत है तो उसको पकड़ के दिखाओ। अब हॉस्पिटल में लाने के बाद इकबाल कोमा में चला जाता है। अब इस चीज को जानकर तो एसपी एकदम घबरा जाती है तो कि ऋषि कहीं फंस ना जाए। अब आनंद बताता है कि पहले तो ऋषि पर सिर्फ अंपायर का चार्ज लगता था, लेकिन अब इकबाल के ऐसे हाथ देकर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगेगा। उसके साथ साथ इकबाल अगर आतंकवादी से मिला हुआ है तो निकला तो ऋषि पर टेररिस्ट लिंक का भी चार्ज लग सकता है। इतना ही नहीं, अगर आखिर में इकबाल हॉस्पिटल में मर गया तो हत्या का भी चार्ज ऋषि पर ही लगने वाला है। इस शर्त ऋषि पूरी तरह फंस गया और इस केस में मेरे हाथ में भी नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब ये जानने के बाद ऋषि फंस चुका है और बचने का कोई रास्ता नहीं है तो वह चुपके से घर छोड़कर भाग जाता है। सभी पुलिस वाले उसको ढूंढने में लग जाते हैं पर वही कहीं नहीं मिलता। अगले सीन में जोसेफ अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर देता है। वह सीन दिनों में रिटायरमेंट में होने लगा था और दोस्तों ये एसपी के दबाव में आकर जबरदस्ती हायर ऑफिसर से जोसेफ को कहने को लगा था। इसलिए जोसेफ सत्या से कहता है कि देखो तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है, इन 3 दिनों के अंदर ही तुम्हें इकबाल और हसीना का केस सॉल्व करना होगा, वरना 3 दिन के बाद सीधे सीधे ये केस तुमसे ले लिया जाएगा और फिर तुम जानती हो कि कुछ नहीं हो पाएगा। ये सुनकर सत्या भी काफी परेशान हो जाती है कि 3 दिन में कैसे केस सॉल्व होगा। अगले सीन में सत्या इकबाल, विजय और नेहा की जानकारी निकालने में लगी होती है। इकबाल का लैपटॉप, मोबाइल सब कुछ सबको क्लीन मिलता है, यानी कि इकबाल का आतंकवादी से कोई लिंक नहीं था। साथ ही विजय और नेहा की फेक प्रोफाइल भी थी, उन्होंने गेम के जरिए बनाई थी। असल में ये विजय और नेहा असल में कौन है, उनकी क्या पहचान है कि कोई नहीं जानता। इसलिए अब सत्या के पास आखिरी ऑप्शन अख्तर बचा है, उसी के जरिए वो नेहा और विजय तक पहुंच सकती है। इसलिए सत्या अपना चेहरा छुपाकर उस इलाके में पहुंच जाती है जहां पर अख्तर रहता है। वहां पर एक एटीट्यूड बनकर आती है ताकि आसानी से अख्तर के घर पर जा सके, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। अख्तर उसे अपने घर ले आता है। सत्या जैसे ही अख्तर के घर में आती है उसे वहां पर कई सारे लोगों के पेपर्स दिखाई देते हैं जो सभी आतंकवादी संगठन में शामिल होना चाहते थे, और उन्हीं में इकबाल का पेपर भी होता है जिसे सत्या तुरंत अपने पास रख लेती है, क्योंकि सत्या को पता था कि इकबाल आतंकवादी नहीं है, कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर तो अख्तर समझ जाता है कि सत्या कोई आम इंसान नहीं है बल्कि एक पुलिस वाली है। इसलिए वह सत्या से लड़ना शुरू कर देती है, पर अख्तर उसे क्यों मारता है इससे पहले सत्या उसकी हालत भी खराब कर देती है और इकबाल का पेपर लेकर आराम से चली जाती है। अगले सीन में सत्या को फोन चलता है, पता है कि ऋषि दिव्या से बात कर रहा है, क्योंकि उन दोनों का फोन सत्या ने ड्रेस पर लगा दिया था। लेकिन जब तक ऋषि की लोकेशन निकल कर वहां पर पहुंचा जाता, इससे पहले ही वह भाग जाता है। अब सत्या दोबारा इकबाल के घर आती है, जहां उसके पिता से बात करने के दौरान सत्या की नजर इकबाल की फैमिली फोटो पर पड़ती है जिसमें उसको विजय दिखाई देता है। अब सत्या इकबाल के पिता से विजय के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहते हैं कि ये मेरा साला रियाज है, ये इस्तान मुल्क में काम करता है, इसने तो हसीना को भी यहाँ से ले जाने की बात की थी, लेकिन मुझे पता चला कि ये लड़कियों को वहां पर गलत काम करवाता है, इसलिए मैंने मना कर दिया। ये सुनकर सत्या हैरान हो जाती है कि अच्छा, रियाज को विजय बनाकर किसी ने ऋषि से बात की होगी, कोई तो ऐसा है जो विजय नाम के जरिए रियाज की सच्चाई सामने लाना चाहता था। फिर क्या था, सत्या रियाज को रिमांड पर ले लेती है ताकि उससे पूछताछ कर पाए, लेकिन रियाज कहता है देखो मुझे नहीं मालूम कि ये विजय कौन है, ना ही मैंने कभी वो गेम खेला है, आप लोग बिना सबूत के मुझे रिमांड में नहीं ले सकते, पहले सबूत लेकर आओ फिर पूछताछ करो। अब सबूत ना होने की वजह से मजबूरन रियाज को छोड़ना पड़ता है। उसी तरह से उनके बारे में नया भी जानकारी मिलती है। उनकी लोकेशन ट्रेस करने पर सत्या तुरंत उसके पास पहुंच जाती है और बात करने पर सत्या को पता चलता है कि उसका असली नाम माया है। उसने कभी भी ऋषि का गेम नहीं खेला था, वो नेहा बनकर ऋषि से बात कर सकती थी। साथ ही ये माया वही लड़की होती है दोस्तों जिसको येदू के साथ तब चक्कर चल रहा होता है तब हसीना जिंदा थी। सत्या फिर से परेशान हो जाती है कि ये क्या हो रहा है, घूम क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा। गाड़ी एक ही जगह पर अटक जाती है कि आखिर इनके पीछे है कौन जो रियाज और माया की फेक आईडी को से ऋषि को फंसा रहे हैं। पर तब भी सत्या उन दोनों के ऊपर अपने अंडरकवर एजेंट को लगा देती है ताकि वह माया और रियाज की हरकतों पर नजर रख पाए। वहीं ऋषि और दिव्या दोनों मिलकर उस आदमी का पता लगा रहे होते हैं जिस इंसान ने ऋषि को बेहोशी वाला इंजेक्शन दिया था,
और वही इंजेक्शन लगाकर ऋषि ने इकबाल को बेहोश करके उसका अपहरण किया था। वो दोनों उस आदमी के घर पहुंच जाते हैं और वो आदमी बताता है कि एक लड़का आया था मेरे पास जिसने मुझे ये पैसे दिए थे और कहा कि ये इंजेक्शन तुम्हें दे दो। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि इंजेक्शन किस चीज का था। अगर वे अगले सीन में दिखाते हैं तो सत्य रियाज की सच्चाई सामने लाने के लिए पहले रियाज के ठिकाने पर जाती है और वहां पर आने के बाद खुद को उसके हाथों पकड़वा भी देती है ताकि देख सके कि क्या सच में रियाज लड़कियों का इस तरह भेजने का काम करता है। हाँ, नहीं, ये तो सब रियाज जैसे रियाज उसके गुंडे सत्या को देखते हैं ना तो वो तो उसको पकड़कर एक कैंटर में डाल देते हैं जिसके अंदर सत्या को करीब 12 लड़कियां दिखाई देती हैं जिन्हें इस्तांबुल भेजने की तैयारी की जा रही थी। यह देखकर तो सत्या का शक यकीन में बदल जाता है और इस तरह उसे रियाज के खिलाफ सबूत भी मिल जाता है। लेकिन सबूत दूसरे पुलिस तक पहुंचाने के लिए पहले तो सत्या को यहाँ से बाहर निकलना होगा ना, इसलिए सत्या सभी लड़कियों के दुपट्टे में कंटेनर का दरवाजा खोलती है और बाहर आने के बाद सिटी मैप के मदद से बैकअप बुलाने की कोशिश करती है। लेकिन दुर्भाग्य से मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता। तभी वहां पर रियाज के गुंडे आ जाते हैं जो सत्या के पीछे पड़े हुए थे। अब सत्या नारी शक्ति दिखाते हुए उनको खूब धुलाई करती है, लेकिन एक अकेली लड़की कब तक गुंडों को सामना कर पाती। वो सभी सत्या पर भारी पड़ जाते हैं और उसे जान से मारने की कोशिश में करते हैं। लेकिन तभी भाग्य से वहां पुलिस की टीम पहुंच जाती है क्योंकि उनमें से 12 में से एक लड़की का सत्या का फोन लेकर वहां से भाग निकली थी। काफी दूर पर जाने के बाद उसको नेटवर्क भी मिल चुका था, इसलिए बैकअप टीम वहां पर पहुंच गई, जिस वजह से सारे पुलिस वाले रियाज और उसके गुंडों को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। अब सत्या जैसे ही घर पर आती है ना, अमर उससे कहता है, तुम्हें पता है ना कल हमारी शादी की सालगिरह थी, लेकिन तुम 2 दिनों बाद घर आई हो। तुम्हें यह भी सोचना चाहिए कि काम के बाहर भी एक दुनिया होती है जिसे तुम्हें संभालना है। अब कई केस आते हैं और चले जाते हैं, हर केस का सॉल्व होना जरूरी तो नहीं होता ना। आखिर हसीना के केस में क्या है, उसके पीछे तुम क्यों इतना पड़ी हुई हो। तो सत्या कैसे कहती है कि जब हसीना मरी थी तो वो माँ बनने वाली थी। मैं हसीना के साथ साथ एक ऐसे बच्चे को भी नहीं बचा पाई जिसने ये दुनिया तक नहीं देखी थी। यही वजह थी कि मैं खुद पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। मुझे हर बात डराने वाली सपने में आते हैं और जब तक मैं हसीना का स्केल सॉल्व ना कर दूं ना मुझे सुकून मिलेगा। यह सुनकर अमर भी हैरान हो जाता है और सत्या को रोता देखकर उसको तुरंत संभाल लेता है। साथ ही उसको दिलासा भी देता है कि फिक्र मत करो, हसीना को इंसाफ मिलेगा। अगले सीन में अमर सत्या से कहता है, देखो मैंने नेहा और विजय दोनों के मैसेज को ध्यान से देखा, उसमें मैंने एक छोटी सी चीज नोटिस की है कि इन दोनों के लिखने का तरीका बिल्कुल सेम है। इस हिसाब से मेरा मानना है कि नेहा और विजय एक ही बंदा है जो 2 अलग अलग नाम से आईडी चला रहा है। सत्या भी सुनकर हैरान रह जाती है। अगले सीन में सत्या के अंडर कवर ऑफिसर उसे बताता है कि मैम मुझे पता चल गया कि ये 2 अभी कहाँ पर है। इसलिए सत्या उसके पास तुरंत भागती है जहाँ वो एजेंट छुपकर उसे एक गन भी देता है और जब तक येदू के पास आती है तो ना उसकी हालत देखकर दंग रह जाती है क्योंकि येदू का पूरा शरीर सड़ चुका था, अजीब सी बीमारी सी हो गई थी उसे। यहाँ पर आने पर सत्या को यह भी पता चलता है कि येदू एक पत्नी भी है जो उसकी सबसे पहली पत्नी है। उसके बाद ही उसने शहर जाकर अलग अलग लोगों के साथ चीट करना शुरू किया था। अब उसकी पत्नी बताती है कि करीब 1 साल पहले अचानक से इनको ये बीमारी हो गई और धीरे धीरे इनका पूरा शरीर सड़ने लग गया। एक डॉक्टर है वही इनका इलाज करते हैं। अब येदू की ऐसी हालत देखकर सत्या को याद आता है कि रमेश को भी इसी तरह की बीमारी हुई थी जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। वही रमेश दोस्तों जिसने आपको याद होगा कि दिव्या हाथ पकड़ा था। फिर सत्या अमर को फोन करके विजय और नेहा के चैट्स चेक करने को कहती है कि उसमें कुछ जगह पर एक एल अल्फाबेट मिसिंग है, जिसमें अमर और हाँ हमें जवाब देता है कि हाँ कुछ जगह पर एल की बजाय आई यूज किया गया हुआ है। यह सुनकर सत्या को सारी चीजें समझ में आ जाती है कि इकबाल के कीबोर्ड में भी एक एल का बटन गायब था। यो येदू की पत्नी को इकबाल का फोटो दिखाकर कहती है, क्या यही वो डॉक्टर है जो येदू का इलाज करता है। हाँ हाँ, अमेय जवाब देती, हाँ इसका मतलब दोस्तों जिसे हम अभी तक मासूम समझ रहे थे वही असली मास्टरमाइंड निकला। पर ये सब कहने के पीछे इकबाल का मकसद था क्या था, चलिए आगे पता चल करते हैं। दूसरी तरफ जैसे इकबाल को होश आता है ना तो वो तुरंत दिव्या के घर पहुंच जाता है जहाँ उसे रिशाई दिखाई देता है, जिसको देखकर इकबाल ये बता देता है कि जिस नेहा और विजय ने मिलकर तुम्हें फंसाया वो दोनों कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। ये सुनकर ऋषि एकदम से गुस्सा हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा। लेकिन इकबाल उसे किसी तरह का इंजेक्शन लगा देता है जिससे ऋषि को चक्कर आने लग जाता है। लेकिन उस इंजेक्शन में दवा की मात्रा काफी कम थी और ऐसा ही इंजेक्शन इकबाल ने येदू को भी लगाया था। और इस पर जब पता चलता है कि पुलिस येदू को नहीं ढूंढ पा रही थी तो उसने येदू की ढूंढ भी नहीं पा रहा था तो इसने येदू की जानकारी निकालना शुरू कर दी थी और जैसे ही वो उससे मिला उसने ये इंजेक्शन उसके अंदर घुसा दिया। इकबाल डॉक्टर बनकर डेली येदू को घर आता और इंजेक्शन का डोज बढ़ाता जाता, जिस वजह से येदू की ऐसी हालत हुई। अब इकबाल दिव्या से कहता है कि तुम्हें याद है मेरी बहन के साथ क्या करता था, वो गालियां देता था, चिल्लाता था उस पर, लेकिन वो सहन कर लेती थी। अब वो तुम्हें दिन याद है जब रमेश ने तुम्हारा हाथ पकड़ा था, तब ऋषि ने तुमको बहुत डांटा था
उस वक्त मुझे ऋषि के रूप में येदु दिखाई दे रहा था और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा हाल भी मेरी बहन की तरह हो, इसलिए मैंने ऋषि को तुमसे दूर करने का प्लान बनाया। मैंने ही उसे फंसाया विजय बनकर। वह उसने मैसेज किया और खुद आतंकवादी संगठन में शामिल होने के बारे में उसको बताया ताकि उसके जरिए ऋषि को फंसा सकूं। खुद का अपहरण का प्लान बनाया ताकि उसके ऊपर एक केसेस लगे और उसे कोई बचा ना पाए। अपहरण वाले दिन तो ऋषि उसे वहां कर छोड़कर जाने वाला था, लेकिन गलती से मैं लकड़ी के टुकड़े पर गिर गया और घायल हो गया। लेकिन इसमें मेरा ही फायदा हुआ क्योंकि इससे ऋषि को अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लग गया। लेकिन तब भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। मुझे तो लगा था कि शायद इन सब की वजह से ऋषि से दूर हो जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और तुम दोनों और करीब आ गए। इसलिए अब मैं उसके वही हाल करूंगा जो मैंने रमेश और येदू का किया। पर दोस्तों, इससे पहले कि इकबाल उसे इंजेक्शन लगा पाता, वहां पर सत्या आकर उसको रोक लेती है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ, भला इसी में है कि इंजेक्शन फेंक दो। सत्या कहती है तुमने ऋषि को तो दिव्या से दूर करने के लिए उसे नेहा और विजय बनाकर फंसाया। तुमने रियाज को विजय बनाया ताकि पुलिस जब उसके बारे में जानकारी निकाले तो उसकी करतूतें सामने आ जाए। और उसे तुमने तो इसलिए फंसाया क्योंकि वह हसीना को हस्तनापुर में बेचना चाहता था। साथ ही येदू को ढूंढते ढूंढते तुम माया तक पहुंचेगे। तुमने उसका चेहरा यूज किया ताकि उसके जरिए सबको पता चल जाए कि येदू किस किस का इंसान था। वो माया और तुम्हारी बहन की तरह ना जाने कितनी लड़कियों को चीट कर चुका है। तुमने बदला लिया, ठीक है, लेकिन तरीका गलत था। तुम्हें कानून पर भरोसा करना चाहिए था, इसलिए चुपचाप वो इंजेक्शन फेंक दो, क्योंकि अगर यहाँ पर हसीना होती तो वह भी वही करती। यह सुनकर इकबाल एकदम हैरान हो जाता। तब उसे सत्य के अंदर उसकी बहन दिखाई देती है जो वह उस पर गने तालने हुई थी। यह देखकर उसे समझ में आ जाता है कि शायद सत्या ठीक कह रही है और वह खुद को सरेंडर कर देता है। और जब मूवी के आखिरी सीन में सत्या प्रेग्नेंट है क्योंकि हसीना को इंसाफ दिलाने के बाद उसे डरावने सपने आने बंद हो गए थे, साथ ही वो अब अमर को भी टाइम देने लगती है और इसी फीलिंग के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।